हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र। और उसमें हम लोगों ने मानव नेत्र और उससे संबंधित उसके दोष, कारण और निवारण जो भी चीज़ें थी अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। ये हम लोगों के जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग इसमें क्या बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिकली आवर्धन क्षमता के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इनकी आवर्धन क्षमता को समझने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं दर्शन कोण को। तो दर्शन कोण क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को कि दर्शन मतलब देखने वाला कोण। मतलब अगर हम लोग किसी वस्तु या प्रतिबिंब को देखते हैं तो उन वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा हमारी आँख में आप लोग जानते हो उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। तो जो वस्तु और जो प्रतिबिंब होता है उसके द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं दर्शन कोण को। ये मान लिया हमारे नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस होता है हम लोग जानते हैं, और ये हमारे पास कोई वस्तु है ए बी, ठीक है। तो इस वस्तु को देखने पर ये वस्तु जो है इस नेत्र लेंस के केंद्र पर जो कोण ये अंतरित करता है ना, इस कोण को ही हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। और ये दर्शन कोण इसके लिए वस्तु के लिए कितना होता है, अल्फा। ये फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा कितना होता है, अल्फा। और मान लीजिए ये प्रतिबिंब है हमारे पास, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इसका मान लो प्रतिबिंब बन रहा है। इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है ये कोण, इस कोण को बोलते हैं बीटा। ये भी फिक्स होता है। तो वस्तु द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, और जो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम लोग बीटा बोलते हैं, दर्शन कोण कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। बीटा अपान अल्फा आप लोग जानते ही हैं कि बीटा जो है वो इमेज द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर कोण अंतरित होता है, ठीक है। और अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र लेंस के कोण पर केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं। तो आवर्धन क्षमता जो होती है, अगर मैं यहाँ पर अब इसको डिस्क्राइब करूँ तो क्या बोल सकता हूँ, आवर्धन क्षमता, ठीक है, किसी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है तथा वस्तु द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी के अनुपात के बराबर होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में किसके बारे में बात करनी है, आवर्धन क्षमता के बारे में बात करनी है। तो इसको समझने के लिए हमको दर्शन कोण समझना जरूरी था, तो ये था दर्शन कोण। तो आइए आज के लेक्चर में हमारा पूरा फोकस होगा सूक्ष्मदर्शी पर। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सूक्ष्मदर्शी की हम लोग आवर्धन क्षमता के बारे में बात करेंगे, समझते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि दर्शन कोण क्या होता है और आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कंफर्म है ना, एकदम ठीक है। चलिए बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सूक्ष्मदर्शी नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, सूक्ष्म मतलब छोटा, बहुत छोटा, बहुत ही छोटे कणों जीवों को देखने के लिए हम लोग इस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं। जिस प्रकाशिक यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है,
सूक्ष्मदर्शी, हेडिंग लगा लें सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, सरल मतलब सिंपल, सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। एंड सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखिए, ये आपने अगर हमने आपको जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया था, तो अगर आपको याद हो, उसमें जो छठी स्थिति हमने बताई थी, छठी स्थिति, तो वो क्या थी? आपको याद होगा, छठी स्थिति हमने आपको बताई थी, जब वस्तु को हम लोग कहाँ लेते थे? फोकस और नेत्र लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसके बीच में वस्तु को रखते थे, तो उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और बड़ा आभासी बनता था। तो आपने देखा था, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। तो देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो कोई नाम से आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा उपकरण होगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो कि एक प्लास्टिक या मान लो एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, या ठीक है, उसी फ्रेम में इसको फंसा हुआ ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लेंस होता है बेटा? उत्तल लेंस। तो ये सिंपल सा ये होता है। अब इसे हम लोग रीडिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रीडिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब हम लोग इसका यूज तब करते हैं जब हमें बहुत ही छोटी वस्तुओं, छोटे अक्षरों को देखना होता है, पढ़ना होता है, उन्हें समझना होता है, तब हम लोग इसको जो है लगाकर देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता की बात होगी, आवर्धन क्षमता की, तो वहाँ पर जो ये अल्फा है ना, अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर बना कोण। तो जो अल्फा है, यहाँ पर शर्त ये है कि जो अल्फा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही होना चाहिए। ठीक है, अल्फा कोण तभी बनेगा जब वस्तु जो है, वस्तु कहाँ पर हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? डी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक लेकर रखते हैं और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही हम लोग रखकर इसको देखते हैं, तो हमें वो अक्षर, शब्द जो भी होता है वो साफ तरीके से दिखाई दे जाते हैं। तो ये बात है सरल सूक्ष्मदर्शी की, ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। आइए जरा इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसका सिद्धांत अगर बात करें, सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना, बात एक ही है, सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना। तो सिद्धांत क्या है? हम लोगों ने जो उत्तल लेंस के द्वारा जो छठी स्थिति पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र, यानी कि प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में होती है। ठीक है, तब देखो आप जरा इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है भाई, ये उत्तल लेंस हो गया। यहाँ पर ये वस्तु है हमारे पास ए बी। तो हम लोग, आपको रे डायग्राम याद होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? एक प्रकाश किरण को इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं और इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। एक प्रकाश किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण होती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जब मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे पीछे की ओर बढ़ाने पर कहीं ये यहाँ पर आकर कट करेंगी,
जहाँ पर कट करेंगी वहीं पर इसका बन जाता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपने देखा कहाँ बन गया आकर, ये बन गया आकर हमारे पास A डैश B डैश। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में, तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर अगर हम लोग निकालें आवर्धन क्षमता, तो बच्चा हम लोगों ने आवर्धन क्षमता पढ़ रखी है, m बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। तो बीटा जो है वो क्या है, वो है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस या लेंस के केंद्र पर बना कोण, और अल्फा जो है वो वस्तु द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर बना कोण। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा ये क्या है, ये हमारे पास प्रतिबिंब है, तो इसके द्वारा ये नेत्र लेंस के पर जो केंद्र है उसके बीच में ये जो कोण होगा यही हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। ये हमारा कोण क्या होगा, बीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, वस्तु को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। तो मान लीजिए ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये हमारे पास d है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये वस्तु की स्थिति है u। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर वस्तु को मैं अज्यूम करूंगा इसके बराबर, ये मान लो ये c है पॉइंट, ये c। तो इसके द्वारा केंद्र पर ये कोण, ये जो कोण अंतरित होगा इस कोण को ही हम बोलेंगे अल्फा। तो ये कोण हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा। बात समझ गए हो ना। तो ये है इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम अच्छे से क्लियर करिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। तो हमको बीटा देखो आप कहाँ पर है, तो बीटा ये हमको दिख रहा है। ठीक है, तो चलो बीटा निकालते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से हम लोग बीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो इस त्रिभुज में आप देख रहे हो हमको बीटा मिल रहा है। ठीक है, और अल्फा हम लोगों को इस त्रिभुज में मिल रहा है। ये देखो ध्यान से, ये अल्फा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बीटा और अल्फा की बात करेंगे। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज ये हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये जो बीटा और अल्फा है ना, बहुत ही छोटे कोण होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले बात कर ही ली थी कि अल्फा बीटा बहुत ही छोटे कोण होते हैं, छोटे कोण होते हैं। और जब छोटे कोण होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग जब कोण छोटा होता है तो टेन थीटा को हम लोग थीटा के इक्वल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा बीटा को, तो मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन बीटा, और अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फा। तो यहाँ से m बराबर क्या बन जाएगा, टेन बीटा बटे टेन अल्फा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको निकाल रहे हैं, m बराबर टेन बीटा। तो मैं बात कर रहा हूँ समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखो BAO में तो टेन बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है, AB, और आधार क्या हमारे पास OA। ठीक है, टेन अल्फा की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में हमें बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप देखेंगे त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज CA' में बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास टेन अल्फा लंब बटे आधार होगा। तो लंब हमारे पास क्या होगा, CA', और आधार हमारे पास A' O या OA'। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो AB है वही तो A' है ना, यही दूरी तो हम लोगों ने ली है यहाँ पर। ठीक है, ये वस्तु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर A' C, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास m बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा OA' बटे OA। और OA' हमको दूरी पता है कितनी है, OA' दूरी ये है, और ये दूरी है कितनी, d। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रकाश किरण इधर चल रही है, दूरी हम लोग इधर मापेंगे, इधर से मापेंगे इधर इस तरफ। तो ये किस में होगी, किस साइन में होगी, निगेटिव। तो ये होगा माइनस का d। ठीक है, और आप देखो जरा ध्यान से, हमारे पास OA क्या कौन सी दूरी है, OA दूरी हमारे पास u है। तो ये दूरी भी हम इधर मापेंगे, तो ये भी कैसी होगी, माइनस का u होगी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता m बराबर क्या आ जाएगा, d/u। ये हम लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का
सूत्र होता है। आराम से हम लोग यहाँ पर इसको कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग किस प्रकार इसको सॉल्व किए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर इन दो समकोण त्रिभुजों की बात करी और यहाँ पर हम लोगों ने m बराबर बीटा अपान अल्फा जो कि आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, यहाँ पर बीटा और अल्फा को निकाल लिया है इन दोनों समकोण त्रिभुज से और वैल्यू पुटअप करके हम लोगों ने यहाँ से जो है इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कर लिया है। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी की। आइए हम लोग अब बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जानते हैं उसकी आवर्धन क्षमता के बारे में सीखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे तरीके से सीखिएगा। जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप आप फॉलो करिएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपसे वो चित्र फिर बनेगा नहीं, रे डायग्राम बनेगा नहीं, फिर आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे, बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखो कंपाउंड मतलब इसमें जुड़ रहे होंगे, तो इसमें क्या था, केवल एक सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस था, इसमें हमारे पास दो लेंस होंगे। ठीक है, तो आइए इसके रे डायग्राम को हम लोग समझते हैं। तो सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोग दो लेंस लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये मुख्य अक्ष वाली रेखा खींच दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक उत्तल लेंस को रखा कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा तभी आप बना पाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस हमारा छोटा होता है और दूसरा जो लेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस, वो हमारा बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं वस्तु को ले रहा हूँ, ये वस्तु हमारे पास ए बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैंने बताया था कि जब सरल सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की बात होती है तो वस्तु को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लेते हैं। यहाँ पर सिद्धांत में क्या है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लेते हैं लेकिन थोड़ा आगे लेते हैं। ठीक है, मतलब उससे दूर नहीं ले जाते हैं, उसके पास ही रखते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे रखते हैं। तो ये वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही है लेकिन थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रकाश किरण को देखो मैं कैसे गुजार रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से मैं इसको गुजार रहा हूँ एक प्रकाश किरण को कुछ इस प्रकार से। दूसरी प्रकाश किरण को मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, सभी हम लोग जानते हैं फोकस से जाती है। तो जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट करती हैं, ये दोबारा बनाता हूँ मैं क्योंकि अभी बोर्ड पड़ गया छोटा हम लोगों का, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कट कर गई। अब देखो ध्यान से, जहाँ पर ये कट करी है वहीं पर बनेगा हमारा क्या, प्रतिबिंब। ये बन गया हमारे पास प्रतिबिंब इस वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं नेत्रिका। यहाँ पर नेत्रिका जो कि होती है एक उत्तल लेंस ही होता है और बड़ा लेंस होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है यानी अभिदृश्यक, ये नेत्रिका है यानी आई है, आई, ई बाई ई, आई मतलब आँख, नेत्रिका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे पास नेत्रिका है, ये जो इस वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये इस नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है, इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। और इसका प्रतिबिंब अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो इनको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं,
ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ऐसे बेंड हो जाएंगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनको जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जहां पर ये मिलेंगी, और ये कहाँ मिलती हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो यहां पर बन जाता है इस वस्तु का प्रतिबिंब, और जो कि कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये बन गया यहां पर इसका प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश। बात समझ में आई मेरे भाई? तो ये रहा इसका रे डायग्राम, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। ये रहा इसका फोकस है, ठीक है। तो देखो ये दूरी हमारे पास क्या होगी, ये आप जानते हो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, तो ये दूरी हमारे पास D होगी। तो देखो ध्यान से, ये वस्तु है, क्या है ये, इसके लिए ये वस्तु है, और ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर ये जो कोण है वो कोण क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है, दर्शन कोण बीटा होता है। अब जरा हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ये वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु रखी थी, इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा इस यहाँ पर जब कोण बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वस्तु को ले रहा हूँ। ये हमारे पास मान लो A B है, तो ये A डबल डैश C वस्तु है, इसी के बराबर वस्तु ले ली, जिसके द्वारा आंख पर ये जो कोण बन रहा है वो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये कोण यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। ये कोण जो बन रहा है इसके द्वारा यहाँ पर वो कोण कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो ये रहा इसका रे डायग्राम। अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा, एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप लोग अभिदर्शक लेंस बनाएंगे, फिर यहाँ पर वस्तु को लेंगे, तो वस्तु से एक प्रकाश किरण को उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, जो कि सीधी निकल आती है बगैर बेंट हुए, हम लोग जानते हैं। और एक मुखच के समांतर लेंगे जो कि फोकस से जाएगी, जहाँ पर कट करेंगी वहाँ पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेत्रिका है, इस नेत्रिका के लिए ये जो A डैश B डैश है वो वस्तु का कार्य करेगी, और जिसका प्रतिबिंब हमने देखा वो कहाँ बन गया, A डबल डैश B डबल डैश, ये प्रतिबिंब बन गया, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्लियर? तो अब बात करेंगे हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में। अब बोर्ड पड़ गया है थोड़ा छोटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर हम लोग आवर्धन क्षमता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैसे बात करें, बोर्ड तो छोटा पड़ गया भाई, हैं? चलो यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। तो हमको चाहिए होगा भैया बीटा और अल्फा। तो बीटा और अल्फा बहुत ही छोटे कोण होंगे, तो हम लोग यहाँ पर बीटा को 10 बीटा और अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, ये हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बीटा और ये 10 अल्फा। तो 10 बीटा और अल्फा चाहिए होगा। तो बीटा आप देखो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये कोण बीटा है, ठीक है, ये कोण हमारे पास बीटा है। तो मैं यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर सकता हूँ। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज, ये हमको कोण बीटा मिल रहा है, क्योंकि ये इसके द्वारा ही बना हुआ कोण है, इस प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण है बीटा। तो ये हमको समकोण त्रिभुज मिल रहा है। अल्फा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 बीटा को लंब, यानी कि A डबल डैश B डबल डैश, ये लंब हो गया आपका, और बेटे आधार A डबल डैश और आधार आपका क्या हो गया, E, A डबल डैश E, ठीक है, इस त्रिभुज में। और बटे आप देखो जरा ध्यान से, इस अल्फा के लिए जब हम बात करेंगे, इसको इस त्रिभुज में बात करनी पड़ेगी हम लोगों को 10 अल्फा के लिए। तो जरा ध्यान से देखो, इसके लिए ये लंब हमारे पास क्या है, A डबल डैश C, और आधार क्या, आधार भाई हमारे पास A डबल डैश E, A डबल डैश E। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A डबल डैश E और A डबल डैश E एक जैसे हैं, कट जाएंगे। और A डबल डैश C जो है हमारे पास, A डबल डैश C वो क्या है, AB के बराबर है। आप देख रहे हैं, यही तो दूरी हम लोगों ने रखी है यहाँ पर। तो ये दूरी क्या है, यानी ये लंबाई क्या है हमारे पास,
ए बी के बराबर है ना। तो ए डबल डैश सी जो है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डबल डैश सी जो है वो ए बी है। तो मैं यहाँ पर ए बी जब इसको लिख दूंगा तो हमारे पास बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यानी एम बराबर ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए बी। ठीक है, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर ए डैश बी डैश से गुणा किया। अगर गुणा किया है तो फिर मुझे भाग भी देना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, यहां पर देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसके बारे में ध्यान से देखूं, इधर देखो, इसको अगर मैं साथ लूं तो आप कहोगे सर ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए डैश बी डैश जो हमारे पास बना है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या है, ये हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, ये इस नेत्रिका के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब की लंबाई है। और ए डैश बी डैश क्या है, इस नेत्रिका के लिए ये क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये बन गया हमारे पास रेखीय आवर्धन, जिसे हम लोग एम ई बोलेंगे, क्योंकि एम से प्रदर्शित करते हैं और ये नेत्रिका के लिए बात हो रही है तो एम ई हो गया। अच्छा, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी, अगर मैं अब इसके बारे में सोचूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके बारे में अब देखूं तो ए डैश बी डैश अपान ए बी जो हमारे पास है, ए डैश बी डैश ये क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है ना, ए डैश बी डैश जो है हमारे पास इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, और ए बी क्या है हमारे पास, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो ये रेखीय आवर्धन हमारे पास हो गया। और ये रेखीय आवर्धन है किसका, ये प्रतिबिंब तो इस ऑब्जेक्ट से, इससे ही तो बन रहा है, इससे अभिदर्शक लेंस से बन रहा है। तो ये रेखीय आवर्धन किसका होगा, अभिदर्शक लेंस का, जिसे हम लोग एमओ बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया। एम जो है वो क्या है, आवर्धन क्षमता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। यहाँ पर एम ई क्या है, एम ई जो है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता है, रेखीय आवर्धन क्षमता है। और यहाँ पर जो एमओ है वो अभिदर्शक लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर किस टाइप से पूछा जा सकता है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता व अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। तो आप लोगों को ये चित्र बनाना होगा और यहाँ तक आपको दिखाना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग अभी आवर्धन क्षमता के बारे में बात कर रहे थे। तो ये आवर्धन क्षमता हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर किसके, रेखीय आवर्धन क्षमता के पदों में यहाँ पर निकाल लिया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर दूरियों को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ समीकरण नंबर 1, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज हमारे पास जो बन रहा है, ध्यान दो कौन से मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, बी ए ओ, यहाँ पर इसको मैं ओ बोल दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज बी ए ओ बा, यहाँ पर आप देखो समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, अगर समरूप हैं तो आप यहाँ पर समरूपता की कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो आप देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास जो ये भुजा होगी, इसका अनुपात और इसका अनुपात, यानी ए डैश बी डैश अनुपात ए बी बराबर होगा इस भुजा का अनुपात, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये भुजा बटे ये भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से ए डैश ओ डैश, सॉरी ओ है, ओ डैश नहीं, ए डैश ओ और बटे ए ओ, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। दूसरा समकोण त्रिभुज आप देखो ध्यान से, हमारे पास एक ये बन रहा है, इस नेत्रिका में बन रहा है, ये अभिदर्शक में बन रहा था, ये नेत्रिका में बन रहा है। कौन सा, देखो समकोण त्रिभुज ई
ए डैश बी डैश और ई ए डबल डैश बी डबल डैश। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तथा समकोण त्रिभुज ई ए डबल डैश ई ए डबल डैश बी डबल डैश व ई ए डैश बी डैश, ये भी कैसे हैं, समरूप हैं। और अगर समरूप हैं तो यहाँ पर भी समरूपता की कंडीशन लगा सकता हूँ मैं कि ये भुजा बटे ये भुजा, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगी ये भुजा बटे ये भुजा। तो ए डबल डैश ई बटे ए डैश ई। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में आप ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए डैश बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दूरी इसके बराबर निकाल ली मैंने। ए डैश बी डैश अपान ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश ओ बटे ए ओ। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग बात करेंगे, तो समीकरण 1 से मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 से, क्योंकि हम लोगों को स्पेस चाहिए है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते तो फिर कहानी बिगड़ जाती हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर समरूप त्रिभुज देखने थे तो ऐसे समझ में आ नहीं पाता। तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, अब चीज़ों को समझना है तो फिर थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ए डैश बी डैश अपान ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डैश अपान ए डैश बी डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये दूरी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास यम बराबर इसकी जगह पर मैं ये लिखूंगा, तो ये दूरी है ए डैश ए डबल डैश ई बटे ए डैश ई, ठीक है। यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश अपान ए बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ए डैश ओ बटे ए ओ, तो ए डैश ओ बटे ए ओ। अब ये सारी दूरियां हमको यहाँ पर पता है, तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास ए डबल डैश ई है, ए डबल डैश ई है, ये क्या है, ये दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी है इस नेत्रिका से। तो इसकी जो दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी को वैसे हम लोग बी से प्रतिनिधित्व करते हैं, अब चूंकि नेत्रिका के लिए बात हो रही है तो बी ई हो जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर ये ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पर ये वस्तु है इसके लिए, तो इसकी दूरी को हम लोग वस्तु की यू से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई साहब ये दूरी यू मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये यू होगा। अब चूंकि नेत्रिका की बात हो रही है तो फिर भैया ये जो है हमारे पास यू ई हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ए डैश ई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यू ई है। ए डबल डैश ई क्या है हमारे पास, ये वी ई है। बात समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक है। ए डैश ओ देखो आप जरा ध्यान से, ए डैश ओ, ये देखो आप ए डैश ओ, ये दूरी है। और ये ए डैश आखिर है क्या, ए डैश बी डैश क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब किससे बन रहा है, इस लेंस से, अभिदर्शक से। तो ये दूरी क्या होगी, वी होगी। बात समझ रहे हो ना, ये दूरी क्या होगी, वी होगी। लेकिन बात हो रही है अभिदर्शक से, तो ये बी ओ हो जाएगी, ओके। तो ये हमारे पास दूरी बी ओ हो गई। अच्छा, ए ओ दूरी क्या है, ए ओ दूरी ये है, और ये है वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि अभिदर्शक की बात हो रही है तो यू ओ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये सभी दूरियां पता है, हम लोग दूरियों को रखेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, दूरियां हम लोग कैसे रखते हैं, साइन के साथ, यानी कि चिन्ह के साथ रखते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करके। तो एम बराबर, देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर आप मुझे बताओ ए डैश ई दूरी हमारे पास क्या है, ए डबल डैश ई जो दूरी हमारे पास वो क्या है, वी ई है। और बी ई किधर है, बी इधर है, प्रकाश किरण इधर मापेंगे तो माइनस की होगी, तो माइनस का वी ई, ठीक है, बटे ए डैश ई हमारे पास क्या है, वो भी दूरी इधर है, वो भी माइनस की होगी, और वो है कितनी, यू ई है, ठीक है, गुणे। यहाँ पर देखो ए डैश ओ हमारे पास भाई साहब क्या है, ए डैश ओ हमारे पास दूरी वो है वी ओ, वो दूरी इधर है, हम लोग इधर से यहाँ से इधर मापेंगे इस तरफ, और प्रकाश किरण भी इधर चल रही है, मतलब प्रकाश किरण की दिशा में है तो पॉजिटिव होगी, तो ये भाई साहब हमारे पास वी ओ पॉजिटिव होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ए ओ है वो हमारे पास क्या है, ए ओ, यहाँ पर आप देखो ए ओ वो क्या है, वी
ओ है, और वो कैसी होगी दूरी, निगेटिव होगी क्योंकि प्रकाश किरण इधर होगी, हम दूरी यहाँ से इधर मापेंगे तो ये माइनस की होगी UO। बात समझ में आ गई भाई। अब जरा मुझे बताओ, इसके द्वारा जो ये प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि D पर ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, D पर। तो जो कि हम लोग यहाँ पर VE को क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं M बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, ये माइनस फिर भी हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कितना D अपान UE इंटू V0 अपान U0, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। तो ये जब आप इतना करेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, और आपको इतना करना पड़ेगा और आपको 5 नंबर पूरे कंफर्म तौर पे मिलेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम अच्छी तरीके से समझिएगा, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है। हम लोगों ने आज के लेक्चर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूरदर्शी के बारे में, और इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।